बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान, उसका बेटा तकला खान, कालमक कबीले का सरदार कयून, अपने चीदा सालारों के साथ मांचू कबीले का सरदार दोरची, अपने कुछ जंगजुओं के साथ ये सब कासिक कबीले के सरदार ओनक खान की खेमागाह में जमा हुए। इसलिए कि ओनक खान ने जो अपने 3 कासिद अपनी बहन अलजाए खातून को लाने के लिए बाशकीरी सरदार बर खान की तरफ रवाना किए थे, वो लौट आए थे। चुनाचे जब सब सरदार, उनके सरकर्दा सालार और अमीर शामियाना नुमा खेमागाह में जमा हो गए, उनके सामने ओनक खान और उसका बाप देवदाद आ बैठे। जो 3 कासिद अलजाए खातून को लाने के लिए भेजे गए थे वो भी सामने बिठा लिए गए थे। उसके बाद ओनक खान सारे कबाइल के सरदारों और उमरा और सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, इससे पहले आप लोगों के मशवरे से ही मैंने अपने 3 आदमी बाशकीरियों के सरदार बर खान की तरफ रवाना किए थे कि वहां से मेरी बहन को लेकर आए। वो कासिद लौट आए हैं और बाशकीरियों ने मेरी बहन अलजाए खातून को वापस करने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान जब खामोश हुआ तो सबसे पहले तकला खान बोला, जिसकी शादी अलजाए खातून से तय हुई थी। बड़ी गर्मी और गजबनाकी में वो उन तीनों कासिकों को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से अलजाए खातून को वहां देखा? इस पर उन तीनों में से एक बोल उठा, तकला खान, अलजाए खातून का मुतालबा करने के लिए हम बाशकीरी सरदार बर खान के खेमे की तरफ गए थे। जिस वक्त हम उसके पास पहुंचे, वो और उसका नाइब संजर खान दोनों खेमे में अकेले थे। लिहाजा हमने उन दोनों के सामने अलजाए खातून की वापसी का मुतालबा किया। हैरत की बात है, उस मौके पर बर खान को नहीं पता था कि अलजाए खातून ने उसके कबीले में कयाम कर रखा है। पहले तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, कहने लगा, अलजाए खातून का उसके कबीले में क्या काम? अगर अलजाए खातून को हमने हासिल ही करना होता तो पहली बार जब उसे लाया गया था तो हम उसे वापिस ही ना करते। उसके बाद जब मैंने उसे चंद इशारे दिए तो वो उठ कर गया। मेरे ख्याल में उसने शायद पहली बार अपनी खेमागाह में अलजाए खातून से मुलाकात की होगी, इसलिए कि अलजाए खातून इस्लाम कबूल कर चुकी है। अपना नाम उसने सोफियान रखा हुआ है। उसने किसी पर यह जाहिर नहीं किया कि वो कासिक कबीले की शहजादी अलजाए खातून है। वहां कयाम के दौरान मुझे ये भी पता चला कि लोग इस बात को हैरत अंगेज ख्याल करते थे कि सोफियान कासिक कबीले की शहजादी अलजाए खातून से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखती है। हालांकि किसी को यह खबर ना थी कि हकीकत में अलजाए खातून ही सोफियान है। जो कुछ वहां से पता चला उसके मुताबिक अलजाए खातून अपने हाथ से भागकर पहले करगीजी कबीले में गई थी। वहां एक शख्स फखरुद्दीन ने उसे अपनी बेटी बना लिया था। उसके बाद करगीजी कबीले में ही अलजाए खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अलजाए से उसने सोफियान रख लिया। फिर शायद अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो करगीजी कबीले से बाशकीरी कबीले में मुंतकिल हो गई। जिस शख्स के यहाँ उसने पनाह ली, जिसने उसे अपनी बेटी बना लिया था, नाम उसका फखरुद्दीन है। पहले उसने अपने आप को ताजिक बताया था, लेकिन हकीकत में वो ताजिक नहीं, वो भी करगीजी ही है। चुनाचे करगीजी कबीले से अपने नए माँ बाप और एक भाई जिसका नाम मंसूर बे है, सोफियान बाशकीरी कबीले में मुंतकिल हो गई। वहां चंद लोगों से मुझे यह भी पता चला कि लोग बड़े परेशान थे कि सोफियान कैसे हैरत अंगेज तौर पर अलजाए से मिलती जुलती है। बल्कि जिस वक्त अलजाए खातून करगीजी कबीले से बाशकीरी कबीले में मुंतकिल होने के लिए बर खान से मिली थी तो उस वक्त बर खान ने जब अलजाए से कहा कि वो यहाँ क्यों आ गई तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अलजाए नहीं सोफियान है। यह अलहदा बात है कि उसकी शक्ल कासिक शहजादी से मिलती है। बहरहाल बर खान ने उसे अलजाए नहीं सोफियान ही समझ रखा था। बहरहाल बर खान ने हमसे वादा किया कि अलजाए खातून को अपने खेमे में बुलाता है। अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए आमादा हो जाती है तो उसकी राह नहीं रोकी जाएगी, जाने दिया जाएगा, और अगर वो ना जाना चाहे तो उसे कोई ले जा नहीं सकता। हमने आखिर में अलजाए खातून से कहा कि हम उसे जबरदस्ती भी ले जा सकते हैं। बर खान भड़क उठा, कहने लगा, जो भी अलजाए खातून को जबरदस्ती उठा ले जाने के लिए आएगा उसका सर बाशकीरी कबीले में और धड़ उसके अपने जाती कबीले में पड़ा होगा। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिक जब खामोश हुआ तब पहले जैसे लहजे में ही तकला खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या बर खान अलजाए खातून को तुम्हारे सामने लाया? बिल्कुल वो लाया, बल्कि उसके साथ उसका नया बाप फखरुद्दीन, माँ बोजून, भाई मंसूर बे भी शामिल थे। चारों उसी खेमे में आए जिसमें हम तीनों आए थे। जब बर खान ने उस पर इंकशाफ किया कि हम उसे लेने के लिए आए हैं
تب اس نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ کہنے لگی، قاسق غیر مسلم ہے، بدھ مت ہیں، بدھ پرست ہیں، جبکہ وہ مسلمان ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ غیر مسلم قاسقوں میں جا کر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا قاسق قبیلے میں نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بھائی، میرا ایک باپ، ایک ماں اور ایک بھائی ہے جو اس وقت میرے پاس ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار اپنے ساتھ واپس آنے کے لیے کہا لیکن اس نے انکار کر دیا، لہٰذا الجائے خاتون کو اب وہاں سے نکالنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ وہ اب اسلام قبول کر چکی ہے۔ مستقل رہائش اس نے باشکری قبیلے میں اختیار کر لی ہے، لہٰذا باشکری قبیلے کا سردار برق خان کسی بھی صورت اسے واپس نہیں بھیجے گا۔ وہ قاصد جب خاموش ہوا تب سرکش گھوڑے کی طرح تکلا خان بھڑک اٹھا۔ باشکری قبیلے کے سردار برق خان کی ایسی تیسی، الجائے خاتون مجھ سے منسوب ہو چکی تھی، لہٰذا وہ میری عزت اور میرے قبیلے کی آبرو ہو چکی تھی۔ باشکری قبیلے کے سردار برق خان نے ہماری آبرو پر شب خون مارا ہے اور اس کا سبق ہم اسے ایسا سکھائیں گے کہ دوسرے مسلمان قبیلے بھی عبرت خیزی کے طور پر اسے یاد رکھیں گے۔ باشکریوں سمیت دوسرے مسلمان قبیلے بھی ان دنوں شیبانی خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ شیبانی خان نے بخارا اور اس کے بعد سمرقند فتح کر لیا ہے۔ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بابر سمرقند سے تاشقند کی طرف بھاگا ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ شیبانی خان اب سمرقند میں تو نہیں پڑا رہے گا، یا تاشقند کا رخ کرے گا یا کسی دوسری طرف رخ کرتے ہوئے مزید علاقے فتح کرتے ہوئے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس دوران یقیناً باشکری اور دوسرے قبیلے اس سے علیحدہ ہوں گے۔ جو ہی باشکری علیحدہ ہوں گے ہم باشکریوں پر شب خون ماریں گے، الجائے خاتون کو وہاں سے نکال کر نہ صرف واپس لائیں گے بلکہ اس کے ساتھ برق خان اور اس کے سرکردہ لوگوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے قبائل میں لائیں گے اور سب کے سامنے انہیں عبرت خیز سزا دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تکلا خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ قہر بھرے انداز میں کہنے لگا، تم سب گواہ رہنا، میں اپنے قبیلے کے سالاروں کے ساتھ قسم کھاتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ الجائے خاتون کے ساتھ باشکری قبیلے کے سردار برق خان کو بھی گرفتار کر کے اپنے ہاں لاؤں گا اور اسے عبرت ناک سزا دوں گا۔ اس کے بعد سب کے سامنے تکلا خان اپنے قبیلے کے سالاروں کے علاوہ دوسرے قبائل کے سالاروں کے ساتھ قسمیہ عہد کی رسم ادا کرنے لگا تھا۔ سارے سالاروں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی تلواریں بلند کرتے ہوئے اور اپنے دائیں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ باشکری قبیلے سے نہ صرف الجائے خاتون کو باعزت واپس لے کر آئیں گے بلکہ برق خان اور اس کے حمایتیوں کو گرفتار کر کے اپنے قبائل میں لا کر اس کا سر کاٹیں گے۔ اس رسم کی ادائیگی کے بعد ان سارے قبائل کا وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ تکلا خان کا اندازہ درست ہوا، اس لیے کہ سمرقند اپنی حالت مضبوط اور مستحکم کرنے اور وہاں ایک لشکر متعین کرنے اور اس کے سپرد سمرقند کا انتظام کرنے کے بعد شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکلا تھا اور باقی سارے مسلم قبائل بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ دوسری طرف بابر سمرقند سے نکل کر تاشقند نہیں پہنچا تھا بلکہ زہکت نام کے ایک مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اور عارضی طور پر وہیں اس نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ مقام ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر تھا، وہاں بلا کی سردی پڑتی تھی اور جس موسم میں شیبانی خان سمرقند سے نکلا تھا وہ سرما کے عروج کا زمانہ تھا، چاروں طرف برف پھیلی ہوئی تھی۔ شیبانی خان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ برف باری میں حرکت میں آیا۔ سمرقند سے نکل کر اس نے سب سے پہلے ان دو مقامات کو روندا جو اس سے پہلے تیمور لنگ کی سلطنت کے اہم مقامات ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شاہ رخیہ اور دوسرا بشکند تھا۔ یہ دونوں علاقے تیمور لنگ اور اس کی اولاد کے تحت تھے اور ان پر شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ دونوں کو روند کر اس نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ تیمور لنگ کے بچے کچے افراد اور ان کے لشکریوں کو جب خبر ہوئی کہ شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح آیا، شاہ رخیہ اور بشکند پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لیا، تب انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی، اس لیے کہ ان علاقوں کے قریب ہی بڑا شہر خجند تھا اور اگر شیبانی خان خجند پر قبضہ کر لیتا تو پھر تاشقند بھی اس کی گرفت میں آ جاتا، اور تاشقند وہ واحد بڑا شہر تھا جو اس وقت بھی تیمور لنگ کی اولاد کے پاس تھا۔ اس شہر کا حاکم بابر کا نانا یونس خان ہوا کرتا تھا اور وہاں اب اس کے ماموں بھی حکومت میں شامل تھے۔ چنانچہ تیمور لنگ کی نسل کے لوگ جن میں بابر بھی شامل تھا، انہیں جب خبر ہوئی کہ شیبانی خان تو بڑی تیزی سے پر پھیلاتا چلا جا رہا ہے، شاہ رخیہ اور بشکند کو اس نے روند کر رکھ دیا ہے،
तब वो एक लश्कर लेकर निकले। पहले उन्होंने खुजन शहर का रुख किया, लेकिन वो शहर अभी तक महफूज था। शेबानी खान उस पर हमलावर नहीं हुआ था। खुजन से बशकंद जाने के लिए दरियाए खुजन को अबूर करना पड़ता था, लिहाजा तैमूर लंग की नस्ल के ये लोग खुजन पहुंचे। वहां से उन्होंने दरियाए खुजन को अबूर किया, बशकंद की तरफ बढ़े। चूंकि माजी में तैमूर लंग ने शेबानी खान के आबाओ अजदाद को सख्त नुकसान पहुंचाया था, लिहाजा शेबानी खान भी आंधी और तूफान कभी बगौलों की सूरत इख्तियार करते हुए अब तैमूर लंग की औलाद और नस्ल को चैन से नहीं बैठने दे रहा था। तैमूर लंग के लोग जब बशकंद के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शेबानी खान वहां तो है ही नहीं। शेबानी खान दरअसल अपने दुश्मनों को अंधेरे में रखकर चारों तरफ से उनका घेराव करता चला जा रहा था। वो अपने लिए दो बड़े अहम मरकज तो बना ही चुका था, एक बुखारा, दूसरा समरकंद। वहां से उसे जरूरत के वक्त रसद और कुमक भी वाफर मिकदार में मिल सकती थी। फिर बहुत से खाना बदोश मुस्लिम कबीले भी उसके साथ थे, लिहाजा शेबानी खान ने तहिया कर लिया था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शहर फतह करता चला जाएगा। तैमूर लंग नस्ल के ये लोग अभी शेबानी खान के महल वकूद से मुतालिक सोच ही रहे थे कि अचानक उनके तिलाया गर ये खबर लाए कि शेबानी खान अपने लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह हरकत में आया और क़िबा शहर पर हमलावर होकर उसे सरनिगू कर लिया है। तैमूर लंग की नस्ल के लोगों का लश्कर उस वक्त आबे बर्दन नाम के एक मकाम पर पड़ाव किए हुए था। आबे बर्दन एक आबादी थी जो कोहिस्तान मसीहा की इंतहाई बुलंदी पर वाक़ थी। उस बुलंदी से चश्मे बहुत फूटते थे और तैमूर लंग की नस्ल के लोगों ने चश्मों के पत्थरों पर मुख्तलिफ अशार अपनी तरफ से कंधा कराए हुए थे, इसलिए कि उन दिनों चश्मों के पत्थरों पर अशार कंधा कराने की रस्म बड़ी आम थी। ये सूरत हाल तैमूर लंग की नस्ल के लोगों के लिए बड़ी तशवीशनाक थी। चुनाचे समरकंद से निकलने के बाद बाबर ने चूंकि ज़हकत के मकाम पर कयाम किए हुए था, अब जो शेबानी खान आंधी और तूफान की तरह हमलावर हो रहा था और एक शहर के बाद दूसरा शहर, एक कस्बे के बाद दूसरा कस्बा अपनी गिरफ्त में करता चला जा रहा था, लिहाजा शेबानी खान के उन हमलों से बचने के लिए बाबर अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर अपने नाना के शहर ताशकंद की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ शेबानी खान फिलहाल ताशकंद को नजरअंदाज करता हुआ इर्द गिर्द के इलाकों को अपना हदफ बनाते हुए उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता चला जा रहा था। शेबानी खान और खाना बदोश कबाइल ने एक रोज दरियाए खुजन के किनारे पड़ाव कर रखा था और बर खान अपने खेमे में बैठा खेमे के वस्त में मट्टी की अंगीठी में जलती हुई आग के पास अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बाहर बर्फबारी जारी थी, इसलिए कि सर्दी का मौसम अपने अरूज पर आ चुका था। इतने में खेमागाह के अंदर मगरिब की आजान की आवाज सुनाई दी। इस पर बर खान ने अपने सर पर इमामा दुरुस्त किया। उसके बाद वो अपने खेमे से निकला। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि खेमे में सोफियान बैठी हुई थी। मट्टी की बनी हुई बड़ी अंगीठी के अंदर उसके करीब ही पड़ी हुई कुछ और लकड़ियां रख दी थी। आग को खूब अंगेख्त कर दिया था, जिससे खेमा खूब गर्म हो रहा था। अंगीठी के करीब ही एक तश्त रखा हुआ था जिस पर एक साफ सुथरा खूबसूरत फूलदार कपड़ा डाला हुआ था। जो ही बर खान खेमे में दाखिल हुआ, उसने देखा खेमा खूब गर्म हो रहा था और खेमे के अंदर मशल भी जला दी गई थी। बर खान आगे बढ़ा, जिस नशीद से उठकर गया था उस पर बैठा। फिर एक गायर निगाह उसने सोफियान पर डाली, कहने लगा, सोफियान, तुम किस वक्त आई हो? जवाब में सोफियान ने चाहत भरी एक निगाह बर खान पर डाली, फिर कहने लगी, आप मगरिब की नमाज अदा करके देर से खेमे में आए हैं। मैंने मगरिब की नमाज अपने खेमे में अदा की थी, उसके बाद आपके खेमे में आई हूँ। जवाब में बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। नमाज के बाद संजर खान के अलावा दूसरे कबाइल के कुछ सरदार जमा हो गए थे और मुख्तलिफ मौजुआत पर उनसे गुफ्तगू होती रही है। फिर अंगीठी के पास ही जो तश्त पड़ा हुआ था, जिस पर सफेद रंग का कपड़ा पड़ा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए बर खान ने पूछ लिया, ये क्या है? सोफियान मुस्कुराई और कहने लगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आइंदा आपका खाना कहीं और से नहीं आएगा। मैं खुद आपका खाना तैयार करूंगी और खुद आपके पास लेकर आया करूंगी। बर खान ने तश्त के ऊपर से जब कपड़ा हटाया तो तश्त में कई किस्म का खाना बड़े तरीके सलीके के साथ सजा हुआ था। खाने की अशिया का जायजा लेने के बाद बर खान ने सोफियान की तरफ देखा और कहने लगा, क्या तुम खाना खाकर आई हो? हाँ, मैं खाना खाकर आपके खेमे की तरफ आई हूँ। सोफियान ने अपनी निगाहें बर खान के चेहरे पर गाड़ते हुए कहा था। जवाब में गौर से सोफियान की तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, तुम खाना ले आई हो तो आज मैं खाना खा लेता हूँ, लेकिन आइंदा तुम्हें ऐसी जहमत करने की जरूरत नहीं है। क्यों मुझे जरूरत नहीं है जहमत करने की? जवाब में बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, पहले मैं खाना खा लूं फिर तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। जवाब में सोफियान मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है आपको भूख लगी है।
बर खान ने कोई जवाब ना दिया, खाना खाने लगा था। अभी वो खाना खाकर फारिग हुआ ही था, अपने हाथ साफ कर रहा था कि एक लश्करी उसका खाना ले आया। इस पर उसकी तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, मेरे अजीज, खाना वापस ले जा। आज तो यूं जानो मेरी उम्दा दावत कर दी गई है। मैं सादा खाने खाने का आदी हूँ, लेकिन आज तो मैं एक तरह से खानों के अनवाह में उलझा दिया गया हूँ। वो लश्करी मुस्कुराया और वापस चला गया था। उसके जाने के बाद सोफियान ने खाली बर्तन फिर ढांप दिए। फिर बड़ी चाहत में वो बर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब बोलें, मुझे खाना क्यों नहीं लाना चाहिए? जवाब में बर खान कहने लगा, सोफियान, बात यह है कि बर खान कुछ कहने ही लगा था कि सोफियान फिर बोल उठी, अगर आप ये कहने लगी हैं कि यूं आपके खेमे में रोज मेरा आपके लिए खाना लाना मायूब है, लोग क्या समझेंगे? तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि सिर्फ आपका बाशकिरी कबीला ही नहीं, तातारी कबीला और बुल्गार और काजिक और करगीज, हत्ता कि अब मोहतरम शेबानी खान और उसके सालार भी जान चुके हैं कि सोफियान, जिसका पहले नाम अलजाए खातून था, वो बाशकिरी सरदार बर खान से मोहब्बत करती है। सब लोग ये भी जानते हैं कि अलजाए खातून अपने कबीले से सिर्फ बर खान की खातिर निकली, पहले करगीजियों के पास आई, वहां से बाशकिरियों में मुंतकिल हुई। ये सारी मुंतकली आपकी चाहत और मोहब्बत की वजह से थी। अगर मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकती तो फिर आपके लिए कोई भी खाना नहीं ला सकता। जवाब में बर खान कहने लगा, सोफियान, तुम गलत समझी हो। तुम्हारा और मेरा जो ताल्लुक और वास्ता है वो सब जानते हैं। लोगों को खबर हो चुकी है कि अलजाए खातून बर खान को पसंद करती है, लिहाजा तुम्हारा किसी वक्त मेरे खेमे में आना मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन इस तरह रोज तुम्हें खाना लेकर मेरे खेमे में आना, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए जहमत साबित होगा। बिल्कुल कोई जहमत नहीं है, बल्कि यूं जानिए मेरी खुशी है। जवाब में बर खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो फिर हर रोज नहीं, कभी कभी ले आया करो, पर रुको और ठहरो। उसके साथ ही बर खान अपने खेमे के एक कोने में गया। वहां से उसने एक चमड़े की छोटी सी खुरजीन निकाली, दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठा और वो खुरजीन उसने सोफियान की गोद में रख दी। सोफियान ने अपनी निगाहें बर खान के चेहरे पर गाड़ दी, कहने लगी, ये क्या है? बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, ये खुरजीन खोल कर देख लो। सोफियान ने जब उस खुरजीन का मुंह खोला तो वो नकदी से भरी हुई थी। सोफियान, कोई एतराज खड़ा करने की कोशिश ना करना, बकौल तुम्हारे। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान एक वास्ता, एक राब्ता है। नकदी की ये थैली अपने पास रखो। इसमें जो नकदी है उसे अपनी जरूरतों के अलावा फखरुद्दीन और उसके अहले खाना की जरूरतों पर भी खर्च करो। सोफियान, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई खास खर्चा नहीं है, इसलिए मेरे पास अखराजात कम होते हैं और पसे अंदाजी ज्यादा है। और फिर तुम ये भी सोचो कि तुम बेशक फखरुद्दीन को अपना बाप ख्याल करती हो, लेकिन बहरहाल तुम अपने कबीले में नहीं हो, दूसरे कबीले में हो, लिहाजा तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखना मेरा भी फर्ज बनता है। बर खान जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक सोफियान फखरी अंदाज में उसकी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप मेरे मुतालिक किस तरह के ख्यालात रखते हैं। उसके बाद सोफियान ने नकदी की वो थैली संभाल ली। कुछ देर खामोशी रही, फिर सोफियान की बिखरी बिखरी गमजदा सी आवाज सुनाई दी, अमीर, आज मैं आपके पास एक बुरी खबर भी लेकर आई हूँ, जिसने मुझे परेशान कर दिया है और वो परेशानी मुझे रात को सोने नहीं देगी। सोफियान के उन अल्फाज पर बर खान परेशान हो गया, कहने लगा, कैसी परेशानी? परेशानी यह है कि थोड़ी देर पहले बाबा बाहर से आए थे और उन्होंने ये इतला दी थी कि कासिकों, कालमकों, जंगारी और मांचू कबाइल के सरदारों और उमरा ने अपना एक इजलास मुनक्किद किया था। उस इजलास में वो 3 कासिक भी शामिल हुए जो मुझे लेने के लिए आए थे और नाकाम वापस चले गए। बाबा कह रहे थे कि उस इजलास में तकला खान, जिसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, भेड़िए की तरह गजबनाकी का इजहार कर रहा था और उस इजलास में उसने सारे कबीलों के सालारों और उमरा के हाथ में हाथ डालकर ये अहद किया है कि वो बाशगिरी कबीले पर हमलावर होगा या शब खून मारेगा। मुझे बाशगिरी कबीले से हर सूरत में वापस ले जाने की कोशिश करेगा, साथ ही आप और आपके सरकर्दा लोगों को भी गिरफ्तार करके अपने कबीले में ले जाएगा और सबके सामने सजा देगा। ये वो बातें हैं जो मेरे बाबा ने आज मुझसे कही हैं। जब से मैंने ये बातें सुनी हैं अमीर, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। ये खाना जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये भी बड़ी बददिली से तैयार किया है। आपके खेमे में मैंने आपसे एक झूठ भी बोला। आपने मुझसे पूछा कि मैं खाना खा कर आई हूँ और मैंने कह दिया कि मैं खाना खा कर आई हूँ, लेकिन मैंने इस फिक्र और गम में अभी तक खाना नहीं खाया और ना ही खाना खाने को मेरा जी चाह रहा है। सोफियान जब खामोश हुई तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए बर खान कहने लगा, इसका मतलब है अगर तकला खान ने अपने कबीले में कोई अहद किया है तो तुमने उसे सच तस्लीम कर लिया। तुम ये तस्लीम करने लग गई हो कि तकला खान और दूसरे कबाइल के सालार हम पर हमलावर होकर तुम्हें हमारे कबीले से निकाल कर ले जाएंगे।
मुझे अपना असीर बनाकर लोगों के सामने इबरत खेज सजा देंगे, उनकी ऐसी तैसी। सोफियान, ये सारी खबरें मेरे पास भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन मैं इन्हें कोई अहमियत नहीं देता। तुम्हारी यहाँ आमद से थोड़ी देर पहले मेरे कबीले का नायब संजर खान और दूसरे कबाइल के सारे सालार उठकर गए थे। सब मेरे पास जमा थे। इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। सोफियान, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने दुश्मनों के खिलाफ हम ऐसे हरकत में आएंगे कि देखते रह जाएंगे। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूँ कि अगर खुदावंदे कदूस ने मुझे जिंदगी दी तो इस तकला खान को मैं जिंदा गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा और तुमसे कहूंगा कि तुम खुद ही इसके लिए सजा तजवीज करो। यहाँ तक कहने के बाद बर खान जब खामोश हुआ तब सोफियान कहने लगी, खुदा आपकी जबान मुबारक करे, लेकिन अब होगा क्या? अगर इन सारे कबाइल ने कभी अचानक हम पर हमला कर दिया या शब खून मारा तो फिर क्या बनेगा? बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, कुछ भी नहीं बनेगा। बनना क्या है, बस हमारे दुश्मनों का कब्रिस्तान ही बनेगा। बर खान के उन अल्फाज के जवाब में सोफियान कुछ कहना ही चाहती थी कि खेमे के दरवाजे पर बाशकिरी कबीले का नायब सालार संजर खान नमूदार हुआ। उसके साथ 2 मुसल्लह जवान भी थे जो शायद बाशकिरी कबीले के तिलाया गर और मुखबिर थे। उन तीनों को देखते हुए बर खान ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। साथ ही वो सोफियान को मुखातिब करके कहने लगा, सोफियान, तुम अपने खेमे में जाओ। ये जो संजर खान 2 आदमियों को लेकर आया है हमारे मुखबिर हैं। लगता है मामला कुछ संजीदा और संगीन है। बर खान के उन अल्फाज पर सोफियान बेचारी परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। ताहम अपनी जगह से उठी और खेमे से बाहर निकल गई। संजर खान और दोनों उसके साथी आगे बढ़कर बर खान के सामने आकर बैठ गए थे। फिर बर खान ने संजर खान को मुखातिब किया, मेरे अजीज भाई, खैरियत तो है? जवाब में संजर खान कहने लगा, हमारे ये दोनों मुखबिर आए हैं। ये बड़ी अहम नौयत की खबरें लेकर आए हैं। अभी अभी खेमागाह में दाखिल हुए हैं। मैंने अभी तक इनसे पूछा, कुछ भी नहीं है। जवाब में जवाब तलब अंदाज में जब बर खान ने उनकी तरफ देखा तब उनमें से एक बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम पर हमलावर होने के लिए मानचू, कालम, कासिक, जंगारी सब एक मुतहिदा लश्कर तैयार कर चुके हैं और खसूसियत के साथ वो हमारे कबीले को अपना निशाना बनाएंगे। यहाँ से अलजाए खातून को ले जाने के साथ साथ आप पर भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे। हम समरकंद से हरकत करके दरियाए खुजंद की तरफ आए हैं, लिहाजा हमारे दुश्मन चारों कबीले भी इस वक्त मुतहरिक हैं और इस ताक में है कि उन्हें कोई मौका मिले और वह हम पर चढ़ दौड़े। यहाँ तक कहने के बाद जब वह मुखबिर खामोश हुआ तब बर खान बड़ी अपनाइयत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम दोनों भाई जाओ, पहले आराम करो, उसके बाद पहले की तरह अपने काम में लग जाओ। उसके साथ ही वो दोनों मुखबिर उठकर वहां से निकल गए थे। उनके जाने के बाद बर खान अपने नायब संजर खान को मुखातिब करके कहने लगा, संजर खान, कासिकों से अपना इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। देख मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि इन्हीं इलाकों में कासिकों और इनके हिमायती कबीलों को हम अपने ऊपर हमलावर होने का मौका फराहम करें। तुम जानते हो 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से कूच करेगा और दरियाए खुजंद को अबूर करने के बाद खुजंद शहर के निवाह में खेमाजन होगा। मेरे भाई, अब हमने एक काम करना है, वो ये कि अपने कबीले के खेमे हम बाकी कबाइल से जरा हट कर लगाएंगे ताकि हमारे दुश्मन कबीलों को हम पर हमलावर होने का मौका मिलेगा। जब दूसरे साथी कबाइल से जरा फासले पर और अलहदा होकर अपने खेमे नस्ब करेंगे तब दुश्मनों को किसी न किसी तरह ये इल्म हो जाएगा कि बाशकिरी कबीले के खेमे दूसरे खाना बदोश कबाइल से जरा अलहदा और फासले पर हैं। लिहाजा उस हालत को अपने लिए शब खून मारने को बड़ा आसान ख्याल करेंगे। संजर खान मेरे भाई, उसके बाद जो हमने मंसूबाबंदी इख्तियार करनी है उसकी तफसील मैं तुमसे कहता हूँ, उसे राजदारी में रखना। कल सारे कबीले के सरदारों और सालारों को बुलाकर भी इस मंसूबाबंदी से आगाह कर दिया जाएगा और इस पर इसके बाद सख्ती से अमल किया जाएगा। सुन मेरे भाई, 2 दिन बाद जब यहाँ से कूच होगा और दरियाए खुजंद को अबूर करने के बाद शहर खुजंद के निवाह में खेमागाह लगाई जाएगी तो हम बाकी कबाइल से हटकर ऐसी जगह खेमे नस्ब करेंगे जहाँ छोटे टेले और झाड़ झंकार हों। जहाँ हमने खेमे लगाने हैं वो जगह बाकी कबाइल से जरा फासले पर होनी चाहिए। अब हमारे दुश्मन कबाइल को खबर हो जाएगी कि हमारे कबाइल ने यहाँ पड़ाव किया हुआ है और बाशकिरी कबीला जरा अलहदा और फासले पर है। चुनाचे हमारे दुश्मन कबाइल हम पर हमलावर होने के लिए उसे मौका गनीमत जानेंगे और हम पर शब खून मारने की कोशिश करेंगे। अब आगे हमने ये काम करना है कि जो खेमागाह दिन के वक्त बाशकिरी कबीले की नस्ब होगी, रात के वक्त उस खेमागाह को खाली कर दिया जाएगा। औरतें, बच्चे और बूढ़े सब वहां से निकालकर करगिजी कबीले में मुंतकिल कर दिए जाएंगे और हमारे खेमों के अंदर अपने कबीलों के जंगजू कयाम कर लेंगे। सोएंगे नहीं, मुस्तैद और तैयार रहेंगे। और जो ही दुश्मन कबाइल हमारी खेमागाह पर हमलावर हों तो हमारे सारे कबीलों के वो मुजाहिद जो खेमों के अंदर बैठे होंगे
अपनी कार्रवाई करते हुए हमलावरों पर टूट पड़ेंगे। इसके अलावा हमारी खेमा गाह के दाएं बाएं भी कुछ दस्ते मुतय्यन कर दिए जाएंगे जो जंग की सूरत में दुश्मन के दाएं बाएं से हमलावर होकर उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे भाई, इस सारे काम की निगरानी तुम करोगे। बाकी कबीलों के हमारे जंगजू भी तुम्हारे मातहत काम करेंगे, जबकि बाकी कबीलों के सरदार हमारी खेमागाह के दाएं बाएं और अतराफ में घात में रहेंगे ताकि हमलावरों में से कोई बचकर ना जाने पाए। यहाँ तक कहने के बाद बर खान जब खामोश हुआ तब परेशानी और हैरत से उसकी तरफ देखते हुए संजर खान ने पूछ लिया, अगर इस कार्रवाई की कमानदारी मैंने करनी है, बाकी कबीले के सालार और सरदार अतराफ की सरजमीनों में घात लगाएंगे, तो मेरे भाई आप कहाँ रहेंगे? संजर खान के उन अल्फाज पर बर खान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर कहने लगा, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमारी खेमागाह में हमारे दूसरे मुस्लिम कबाइल के जंगजू कयाम करेंगे और वही दुश्मन के शब खून को नाकाम बनाएंगे और तुम उनकी कमानदारी करोगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं अपने कबीले के जंगजुओं को लेकर पहले दरियाए ज़रफ़शां की तरफ जो छोटे छोटे टेले नुमा कोहिस्तानी सिलसिले हैं उनके अंदर रूपोश रहूंगा, और जिस वक्त हमारे दुश्मन कबीले हमारी खेमागाह पर शब खून मारेंगे ऐन उसी वक्त मैं भी हरकत में आऊंगा और अपने लश्कर के साथ मैं कासिकों के पड़ाव पर हमलावर हूंगा और कासिकों से अपने कबीले के कत्ल होने वाले नौजवानों का इंतकाम लूंगा कि आने वाले दौर में बरसों तक कासिक हमारे इस अजीम और बरखेज शब खून पर दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, संजर खान मेरे भाई, कोशिश करना कि जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। एक बार वो गिरफ्तार होकर मेरे सामने आया तो मैं उससे बात करूंगा कि कैसे वो हमारे सर की कीमत लगाता है और कैसे वो हमें अपने कबीले में ले जाकर हमें औरों के लिए इबरत खेज बनाने का अज़्म रखता है। संजर खान मेरे भाई, ये जो मंसूबाबंदी हम बना रहे हैं इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा और कल सारे कबीलों के सरदारों और सालारों को बुलाकर इस सारी मुहिम की तफसील कह दी जाएगी। फिर मैं देखूंगा ये कासिक कैसे हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। बर खान जब रुका तब तकल्लुफात भरे अंदाज में संजर खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, बर खान मेरे भाई, आपकी इस मंसूबाबंदी के खिलाफ मेरे कुछ अंदेशे और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैसे अंदेशे और तहफ़्फ़ुज़ात? बर खान ने बड़े गौर से संजर खान की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। भाई मेरे, इसमें कोई शक नहीं, हम अपनी खेमागाह से अपने बूढ़े बच्चे और औरतें सबको निकाल कर दूसरे कबीलों की तरफ मुंतकिल कर देंगे और हमारी खेमागाह में सब चारों कबीलों के मुंतखब जंगजू होंगे और जो ही दुश्मन कबाइल के लोग शब खून मारेंगे तो खेमों के अंदर जो हमारे जंगजू बिल्कुल तैयार और मुस्तैद होंगे शब खून मारने वालों पर हशर बर्पा करने वाले अंदाज में हमलावर हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मुझे अगर किसी बात का अंदेशा है तो वो ये कि आपका अकेले अपने लश्कर के साथ कासिकों की खेमागाह पर शब खून मारना इंतहाई खतरनाक है। आप जानते हैं कासिक तादाद में बहुत ज्यादा हैं और फिर उनके अलावा उनके पहलू में जिंगारी और मांचू कबाइल भी खेमाजन होंगे। सिर्फ उनके चीदा चीदा और सरकर्दा जंगजू हमारे कबीले पर शब खून मारने में हिस्सा लेंगे, बाकी तो सब लोग वहीं होंगे और जब आप शब खून मारेंगे तो वो जरूर मुदाफत करेंगे और उसी मुदाफत की वजह से मैं परेशान और फिक्रमंद हूँ। संजर खान जब खामोश हुआ तब बर खान कहने लगा, जिस तरीके से मैं शब खून मारना चाहता हूं वो तरीकाकार अभी मैं किसी पर जाहिर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने अपने तफक्कुरात और अंदेशों और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है लिहाजा मैं तुम पर वाज़ेह कर दूं कि अपने जिस लश्कर के साथ मैं कासिकों पर शब खून मारूंगा उसे दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक हिस्सा खुद रखूंगा और शब खून की खुद नुमाइंदगी करूंगा, दूसरा हिस्सा मेरे पीछे या आस पास रहेगा और दुश्मन के कबाइल में से जो भी लश्कर मुझ पर हमलावर होने की कोशिश करेगा वो किसी पहलू या पुश्त की तरफ से हमलावर होकर उन्हें मार भगाएंगे और बहरहाल ताकुब नहीं करने देंगे। इस तरह मैं बड़ी आसानी और आज़ादी के साथ कासिकों के अंदर अपनी कार्रवाई की तकमील कर लूंगा। बर खान जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ गौर से देखते हुए संजर खान कहने लगा, क्या आप शेबानी खान को भी अपनी इस मुहिम से आगाह करेंगे? बिल्कुल, शेबानी खान को तो आगाह रखना चाहिए। गौर से संजर खान की तरफ देखते हुए बर खान ने कहा था। बर खान की उस गुफ्तगू से संजर खान काफी हद तक मुतमईन हो गया था, लिहाजा उसे मुखातिब करते हुए बर खान कहने लगा, अब उठकर अपने खेमे में जाकर आराम करो। कल सारे सालारों को बुलाकर इस मंसूबाबंदी से आगाह कर दिया जाएगा और इसे आखिरी शक्ल दे दी जाएगी। संजर खान मुतमईन हो गया था, लिहाजा बर खान के खेमे से निकलकर वो अपने खेमे की तरफ चला गया था। 2 दिन बाद शेबानी खान और उसके हिमायती कबाइल ने दरियाए खुजंद को अबूर किया और खुजंद शहर के निवाह में जहां ऊंचे नीचे कोहिस्तानी टेले और जंगली बेड़ियों के झाड़ थे वहां खेमागाह आबाद की गई।
बर खान के कहने पर बाशकिरियों ने अपनी खेमागाह दूसरे कबीलों से जरा फासले पर अलग थलग कायम की। सारी खेमागाहें नस्ब करने के बाद अब इंतजाम ये किया गया था कि दिन के वक्त बाशकिरी कबीले के लोग अपनी खेमागाह में रहते थे। रात के वक्त वो दूसरे कबाइल के खेमों में सारे मुसलमान कबीलों के चीदा चीदा जंगजू रात के वक्त कयाम करते रहते थे, मुस्तैद रहते थे, जागते थे और दिन को आराम कर लेते थे। दूसरी तरफ बर खान ने भी अपने कबीले का लश्कर बिल्कुल तैयार और मुस्तैद कर लिया था ताकि जिस वक्त भी दुश्मन उन पर शब खून मारे उसी रात वो हरकत में आए और कासिकों पर जानलेवा शब खून मारे। चुनाचे जब खुजंद शहर के निवाह में खेमागाह को नस्ब हुए 2 दिन हो गए, तब कासिक कबीले के सरदार ओनक खान के खेमे में जंगारी, कालमक और मांचू कबीले के सरदार और उमरा और सालार जमा हुए। जब सब अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तब जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान का बेटा तकला खान बोल उठा, मेरे अजीज साथियों, जिस वक्त जिस दिन का हमें इंतजार था वो आन पहुंचा है। मुसलमान कबाइल ने दरियाए खुजंद को अबूर करके खुजंद शहर के निवाह में पड़ाव कर लिया है। इन्होंने पड़ाव भी हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिश और हमारी मंशा के मुताबिक किया है। बाशकिरियों का पड़ाव दूसरे कबीले की निस्बत जरा फासले पर है, लिहाजा अगर हम पूरी जानिसारी और वफादारी और जुर्रत और हिम्मत से काम लेते हुए बाशकिरियों पर शब खून मारें तो याद रखना, बाशकिरियों के बाशिंदों का कत्लेआम करके हम वहां से बाशकिरी कबीले का सरदार बर्क और उसके चीदा चीदा सालारों और उमरा और उनके साथ अलजाए खातून को भी वापस ला सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद तकला खान जब खामोश हुआ तब कासिक कबीले का सरदार ओनक खान बोल उठा, तकला खान, ये शब खून मैं, तुम और कुछ दीगर सालार मिलकर मारेंगे और ये काम कल रात के वक्त किया जाएगा। आज रात और कल दिन लश्करियों को बिल्कुल आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम करते हैं और अगली शब को मैं और तुम एक खासा बड़ा लश्कर लेकर बाशकिरी कबीले पर शब खून मारेंगे, बाशकिरियों का कत्लेआम करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि वहां से अलजाए खातून और बर खान दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, उसके बाद उनके लिए सजा तजवीज की जाए। बाशकिरी कबीले के उमरा और दीगर सालार भी असीर बनाकर यहाँ लाए जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई के साथ मारे जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि हमारा ये शब खून बड़े होलनाक अंदाज में कामयाब होगा और हम अगर कोशिश करें तो इस शब खून के नतीजे में हम बाशकिरियों का नामो निशान मिटा कर रख सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान जब खामोश हुआ तब तकला खान बोल उठा, ओनक खान, मैं तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ। अब ये तय पाया है कि कल रात हम शब खून मारेंगे। मेरे भाई अब उठो, उस लश्कर को तरतीब दें जिसके साथ हमने शब खून मारना है। तकला खान के उन अल्फाज से ओनक खान ने इत्तेफाक किया था, लिहाजा दोनों उठ खड़े हुए और शब खून मारने वाले लश्कर को आखिरी शक्ल देने के लिए वो खेमे से निकल गए थे और बहुत से सालार भी उनके साथ हो लिए थे। रात जुल्मो जबर का बाजार गर्म करने वाले गुनाहों शर के पुतलों, जर्द पत्तों की कहानियां लिखने वाले दरिंदगी के मौजदों के इंतजार में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। चारों तरफ पीले उदास पत्तों, ठिठरे संगरेजों जैसी चुप ऊँगती नींदों, ताजियत के गूंगे अजसाम जैसी खामोशी और नुत्क से महरूम जैसा सकूत तारी था। ऐसे में कासिक कबीले का सरदार ओनक खान और तकला खान एक बहुत बड़ा लश्कर लिए बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ संगरेजों का सीना चीरते हुए बाशकिरियों के पड़ाव की तरफ बढ़े थे। थोड़ी देर बाद वो जबर की जुल्मतों में जान का अजाब, नफरतों की शिद्दत, जिल्लत व पस्ती के किस्से खड़ी करती जहल की ललकारों और कहत के जनू की तरह बाशकिरियों के पड़ाव में दाखिल हुए थे। उन्होंने देखा पड़ाव में 400 सन्नाटा था। पड़ाव कुछ इस तरतीब से लगाया गया था कि बीच में एक खुला और वसी रास्ता रखा गया था और उस रास्ते के दाएं बाएं दूर तक खेमे फैले हुए थे। खेमों के अंदर तारीकी थी, ताहम दोनों तरफ के खेमों के बीच में जो रास्ता रखा गया था उस पर थोड़े थोड़े फासले पर मशलें रोशन थी और उन्हीं मशलों की रोशनी में ओनक खान और तकला खान दोनों ने बाशकिरियों के पड़ाव का जायजा लिया था। पड़ाव में कुछ आगे जाने के बाद ओनक खान और तकला खान दोनों को महसूस हुआ जैसे सुनसान यख बस्ता सदाओं में चीखती भागती मचलती सदाओं के साथ लहू की चिंगारियां फूट पड़ी हों या बेरंग धुंधलकों और अंधेरे की देवजारों में दर्द के तूफान खड़े करते ओहम के काले बादल अचानक मंडलाने लगे हों। इसलिए कि बाशकिरियों के पड़ाव में तातारियों, बुल्गारियों, काजिक और करगेजियों के जो चीदा चीदा जंगजू थे वो अचानक अपने अपने कबीले के सरदारों की कमानदारी में निकले और उन सब की कमानदारी बर खान का नायब संजर खान कर रहा था। फिर संजर खान के तहत काम करने वाले वो मुसलमान तयगजन वक्त के तहखानों में सदियों के बंद कुआड़ तोड़कर लहू के छींटे उड़ाते रेजा रेजा कर देने वाले अनासिर, बर्बादी के सन्नाटों में महबूस और हैरान कर देने वाले सदियों के होलनाक कर्ब की तरह ओनक खान और तकला खान पर हमलावर हुए थे।
جواب میں اونا خان اور تقلا خان بھی چونکہ حملہ ہونے کے لیے پر تول رہے تھے، اس لیے جوابی کارروائی کرتے ہوئے سبھی غم پرستی کے سیاہ ہجر میں خونی خواب اوڑھے شکست ذہن کے منڈیروں پر منڈلا جانے والے اوہام کے کالے بادلوں اور تخیل کے ہر پیچ کو خون آلود کر دینے والے وحشی یادوں کے درد و موت کی تمازت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ باشکریوں کے پڑاؤ میں تہ در تہ لہو کی بارش میں موت کی تمازت نوحہ گر رسمیں جاگ اٹھی تھی۔ آواز و انداز سے ماورا لو کے قہری تھپڑوں کی طرح آگ و تیزاب کی بارش ہونے لگی تھی۔ چہروں کے رنگ بریدہ، دلوں کی گرہیں ڈھیلی، اعتماد کے باب شکستہ، حوصلوں کے شباب پر پست ارادوں کی برف پگھلنے لگی تھی۔ اونق خان اور تقلا خان ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ باشکری جنگجو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے نبرد آزما ہو گئے ہیں۔ وہ اس بات پر بھی فکر مند تھے کہ ان سے ٹکرانے والوں میں کہیں برخان دکھائی نہیں دے رہا۔ اونق خان اور تقلا خان دونوں کی بدقسمتی کے پڑاؤ کے بیچوں بیچ جو راستہ رکھا گیا تھا اور اس راستے کے دونوں جانب جو خیمے تھے، اس شاہراہ کے ایک طرف کے خیموں سے مسلمان قبیلوں کا متحدہ لشکر ایک دم اوٹ سے نکل کر ان پر حملہ ہوا تھا۔ چونکہ ان حملہ کی تعداد اونق خان اور تقلا خان کے جنگجوؤں سے کم تھی، لہٰذا اونق خان اور تقلا خان دونوں کے حوصلے بڑے بلند تھے کہ وہ بہت جلد باشکریوں کے ان سورماؤں کو ٹھکانے لگانے کے بعد باشکریوں کا قتل عام کریں گے اور ان کی ہر شے لوٹ کر چلتے بنیں گے۔ لیکن کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان کی پشت کی طرف سے لگاتار تکبیریں بلند ہوئی، اس لیے کہ دوسری طرف کے خیموں کے اندر سے بھی مسلمانوں کے قبیلوں کا لشکر نمودار ہوا اور وہ اونق خان اور تقلا خان کی پشت کی طرف سے حملہ ہو گئے تھے۔ اونق خان اور تقلا خان دونوں کی بدقسمتی کہ اب ان کے سامنے اور پشت کی جانب سے حرب و ضرب کے خونی ہنگاموں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اونق خان اور تقلا خان دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی۔ اس سے پہلے جس وقت وہ سامنے سے حملہ ہونے والے مسلمانوں سے ٹکرا رہے تھے تو وہ پر امید تھے کہ وہ کامیاب رہیں گے، لیکن اب اسی قدر لشکر نے پشت کی جانب سے جب ان پر حملہ کیا تب ان کے لیے مصیبتیں اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ اگر وہ اپنے لشکر کے کچھ حصے کا رخ بدل کر پشت کی طرف دھیان دیتے ہیں تو سامنے والے انہیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ پشت کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو پھر پشت سے حملہ ہونے والے تازہ تم مسلمان وہاں ان کے لشکریوں کی بساط بچھاتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پشت کی طرف سے نکلنے والے مسلمانوں نے زہر پھیلاتی باغی موجوں، جنگل کی آوارہ گردشوں میں خون کے خونی بگولوں اور وقت کے بدلتے انداز میں راستوں اور شاہراہوں پر سرسراتی موت کی طرح ان کے لشکر کے اندر ایک نئی تبدیلی اور انقلاب تیزی سے برپا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اونق خان اور تقلا خان جو اپنے لشکر کی دو مختلف سمتوں میں کمانداری کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی حالت اب ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اونق خان نے پسپائی کا حکم دیتے ہوئے کھسکنا شروع کیا۔ دونوں طرف سے حملہ ہونے والے مسلمان بھی سمجھ گئے تھے کہ حملہ آور قاسق اب شکست اٹھا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے حملوں میں اس قدر شدت اور سختی پیدا کی کہ اونق خان ایک دم بچے کچے لشکریوں کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تقلا خان پڑاؤ کے ذرا زیادہ اندر تھا، اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے ارد گرد جو اس کے لڑنے والے اس کے محافظ تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس دو طرفہ حملے نے اونق خان پر ایسی وحشت و ایسا خوف طاری کر دیا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ تقلا خان کہاں ہے اور اس کی کیا حالت ہے۔ اس نے یہ بھی احساس نہ کیا کہ اس کے پیچھے بہت سے لشکری رہ گئے ہیں، ان پر کیا بیتے گی۔ بہرحال جو لشکر اس وقت اس کے ساتھ ہو لیا تھا اسے لے کر وہ بڑی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح اونق خان تو جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، پر تقلا خان گرفتار ہو گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ باشکریوں کے پڑاؤ کے اندر ہر خیمے کے اندر بہترین روشنی کا سامان کر دیا گیا، اور وہ باشکری یا دوسرے قبائل کے خیموں کی طرف منتقل ہوئے تھے وہ بڑی تیزی سے اپنے پڑاؤ کی طرف آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ سب سے پہلے مرنے والوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد باقی سردار کے قبائل تو اپنے اپنے قبیلے میں ہی رہے تاکہ قاسق یا کوئی اور دشمن قبیلہ ان کے لشکر پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرے، جبکہ سارے قبیلے کے متحدہ لشکری اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے، اور باشکریوں کے کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں بھی اس کام میں ان کی مدد کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایک طرف سے تقریباً بھاگتی ہوئی سفیان اس جگہ آئی جہاں سنجر خان کھڑا تھا۔ چونکہ پڑاؤ میں اب چاروں طرف روشنی جگمگ کر رہی تھی، لہٰذا سنجر خان نے جب اس طرح بھاگ کر اپنی طرف آتے سفیان کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ سفیان بھاگتی ہوئی قریب آئی اور پھولی سانسوں میں سنجر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی حملہ آوروں کا کیا بنا؟ جواب میں سنجر خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری عزیز بہن، اس موقع پر میں تمہارے سامنے اپنے بھائی برخان کا ہی جملہ دہراؤں گا، اور وہ یہ کہ دشمنوں کا قبرستان بنا۔
تو देखती है मेरी अजीज बहन, दुश्मन की अनगिनत लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है और हमारे सारे लोग अपने जख्मियों की देखभाल कर रहे हैं। मेरी अजीज बहन, तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमने जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त हमारी हिरासत और असीरी में है। मेरी बहन, अगर तुम तकला खान से मिलना चाहो या उसे देखना चाहो तो मैं उसका एहतमाम कर सकता हूँ। सोफियान, जो अब तक अपनी फूली हुई सांसें दुरुस्त कर चुकी थी, बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, संजर खान मेरे अजीज भाई, इस शानदार फतह और कामयाबी पर मैं आपकी अजमत, आपकी दलेरी और शुजात को न सिर्फ सलाम करती हूँ बल्कि आपको मुबारकबाद भी देती हूँ। भाई, तकला खान से मैं इस वक्त नहीं मिलूंगी। अमीर बर खान जब अपनी मुहिम से कामयाब लौटकर अपने पड़ाव में आएंगे तो फिर मैं उनके साथ इस तकला खान के सामने जाऊंगी और फिर इससे पूछूंगी कि इसने जो मुझे बाशकिरियों के कबीले से निकालने और बाशकिरियों के मोहतरम सालार बर खान को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने का अहद किया था, उसका वो अहद, उसकी वो कसम क्या हुई। सोफियान वहां से हटी और संजर खान को मुखातिब करके कहने लगी, भाई, कबीले की साथी औरतें अपने जख्मियों की देखभाल कर रही हैं। मैं भी इस काम में अपनी बहनों और माओं की मदद करने के लिए जाती हूँ। उसके साथ वो मुड़ी और भागती हुई एक तरफ चली गई थी। संजर खान वहां से हटा, उस जगह आया जहां उसके लश्करियों ने तकला खान को गिरफ्तार करके उसके हाथ उसकी पुश्त पर बांध रखे थे। संजर खान जब तकला खान के सामने आया तब उसने करीब खड़े एक मुसलमान मुहाफिज को मुखातिब करके पूछा, ये जो सामने की तरफ से आ रहा है जिसके साथ उसके कुछ मुहाफिज हैं, ये कौन है? इस पर वो लश्करी तकला खान को मुखातिब करके कहने लगा, ये बाशकिरी कबीले का नायब सरदार और सालार संजर खान है। इस पर तकला खान दुख भरे अंदाज में कहने लगा, काश हमारे साथ धोखा और फरेब ना होता तो मैं संजर खान को बंजर बनाकर रख देता। इस पर वो लश्करी भड़क उठा, खोलते लहजे में कहने लगा, अगर तू इस वक्त असीर और कैदी ना होता तो मैं तेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारता कि तू चकरा कर गिरता। तेरी जुर्रत और तेरी जसारत कैसे हुई कि तू हमारे नायब सालार से मुतल्लिक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे। इतनी देर तक संजर खान करीब आ गया था और उस लश्करी को मुखातिब करके बड़ी शफकत में कहने लगा, मेरे अजीज, क्या हुआ, क्यों गजबनाक हो रहे हो? इस पर जो सूरत हाल पेश आई थी उसकी तफसील उस लश्करी ने संजर खान से कह दी थी। उस पर संजर खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज, ऐसे दूसरों को बंजर करने वाले भूरे भेड़िए हमने बहुत देख रखे हैं। यहां तक कहने के बाद संजर खान रुका। अब तकला खान होलनाक अंदाज और गजबनाक लहजे में संजर खान को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी बेहतरी हो, तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारी सलामती इसी में है कि मुझे रिहा कर दो। मुझे कैदी बनाए रखोगे तो याद रखना तुम पर मौत के तूफान गुजर जाएंगे। मुझे कैदी बनाना या मुझे नुकसान पहुंचाने के बाद तुम ये सोचते हो कि तुम ज्यादा दिन जिंदा रह पाओगे। मेरे कबीले के लश्करी मेरे बाप के जान निसार भूखे गिद्धों की तरह तेरा ताकुब करेंगे। मैं आम आदमी नहीं हूँ, जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान का बेटा तकला खान हूँ। और मैं तकला खान यहीं तक कहने पाया था कि संजर खान का भारी भरकम रीछ के पंजों जैसा हाथ उठा और फिर उसने इस जोरदार और सन्नाटे का एक थप्पड़ तकला खान के मुंह पर मारा कि तकला खान बल खाता हुआ उधर गिर गया था। उसके साथ ही संजर खान की खोलती हुई कहर भरी आवाज सुनाई दी, तकला खान, अगर मेरे बस में होता तो अब तक मैं तेरे कल्ब की हरारत और तेरी रूह की तड़प को दुख के असेब व आहफगा के कर्ब में तब्दील करके अब तक तेरी हालत जंग खाए लोहे और दीमक लगी चोप और जिंदगी की महरूमियों, हसरतों के अंबारों, जमाने की धूल में महरूमियों के जख्मों और दर्द की तहरीरों से भी अबतर बना कर रख देता। लेकिन तेरे मुतालिक फैसला चूंकि हमारे कबीले के सरदार बर खान ने करना है, लिहाजा बर खान जब आएगा तो फिर तुझे बताएगा कि तू कैसे दूसरे कबाइल के सालारों और उमरा के हाथ पर हाथ रखकर हमारी तबाही और बर्बादी का अहद करता है, हमें नुकसान पहुंचाने की कसम खाता है। संजर खान की उन अल्फाज पर तकला खान का रंग पीला हो गया था। कुछ देर खामोशी रही, फिर संजर खान ने उसे मुखातिब किया, क्या तू ये नहीं पूछेगा कि हम बाशकिरियों का सालारे आला और सरदार बर खान इस वक्त कहाँ है? संजर खान के उन अल्फाज पर तकला खान वहशत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा था। यहाँ तक कि संजर खान ने फिर उसे मुखातिब किया, तकला खान, जिस तरह तुम हम पर शब-खून मारने के लिए आए हो, इसी तरह हमारा सालारे आला बर खान भी कासिकों पर जरब लगाने के लिए गया हुआ है। याद रखना, अब तक वो कासिकों पर नस नस में तपिश और हिद्दत पैदा करती, खोलती सयाले आतिश, तन मन को घायल करते वहशतों के बेआमान सैल की तरह हमलावर हो चुका था। अब तक तो उसने कासिकों के जज्बों की आसूदगी, उनकी रूह के जो, उनके बदन की लो को मर्ग बदोश साहतों, आग के दहकते अंगारों और अकूबत और अजाब में तब्दील कर दिया होगा। तकला खान, इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। जब बर खान अपने कामयाब शब खून के बाद लौटेगा तो फिर तुम्हें बताएगा कि वो तेरे खिलाफ कैसे हरकत में आता है। अफसोस तुम्हारे साथ ओना खान भी था, लेकिन बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए भाग गया।
ہم نے تو تم لوگوں کو بڑی آسانی سے اپنے پڑاؤ میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، اور پڑاؤ بھی ہم نے تمہاری آسانی کے لیے اس طرح قائم کیا تھا کہ بیچ میں کھلا راستہ رکھا تھا۔ اس راستے کے دونوں جانب خیمے لگائے تھے تاکہ تمہیں ہمارے پڑاؤ میں داخل ہونے کے لیے تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر ہم نے خیموں کی دونوں قطاروں کے درمیان جو راستہ تھا اس پر جا بجا مچلیں بھی روشن کی تھی تاکہ تمہیں کھولتے خونی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم آسانی سے ہم پر شب خون مار لوگے اور ہم تمہارے ان ارادوں کے سامنے سوئے پڑے ہوں گے، اور تم جیسے اور جس طرح چاہو ہمارے ساتھ سلوک کرتے پھرو؟ صبح کا انتظار کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کاسکوں کا کیا انجام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ایک چھوٹے سالار کو سنجر خان نے تکلا خان کو اپنی تحویل میں رکھنے اور لوگوں کو اپنے اپنے خیمے میں آرام کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری طرف بر خان کاسک قبیلے کے پڑاؤ کے قریب وقت کی شوریدہ سری میں ذہن کی کھڑکیوں پر، دل کی منڈیر پر بلائے ناگہانی کی طرح نزول کرتی وحشت بری حشر سامانیوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ بر خان کا یہ حملہ رعد و برق جیسا تھا۔ اپنے تربیت یافتہ لشکریوں کے ساتھ اس نے کاسکوں کے پڑاؤ میں جس سمت بھی رک کیا، اپنے پیچھے اس نے جنگجو کاسکوں کی لاشوں کی صفیں بچھا دی تھی۔ کمال کی بات کہ بر خان اور اس کے ساتھیوں نے صرف ان کاسکوں پر حملہ کیا تھا جو ہتھیار بند ہو کر ان کے سامنے آئے تھے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں میں سے کسی پر حملہ نہ کیا گیا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا گیا۔ اپنے جن لشکریوں کے ساتھ بر خان نے کاسکوں پر حملہ کیا تھا وہ اس کے اپنے باشکری قبیلے کے برسوں کے تربیت یافتہ تھے۔ رات کی گہری تاریکی میں وہ بر خان کے اشارے پر ایک سمت سے دوسری سمت، دوسری سمت سے تیسری سمت برق کے کوندوں کی طرح پھیلتے چلے گئے تھے، اور کاسکوں کے پڑاؤ کے اندر جنہوں نے ہر سو موت کا ایک جال پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر تک کاسکوں کا قتل عام ہوتا رہا، تاہم کاسکوں کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو جب خبر ہوئی کہ حملہ آور ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے تب وہ کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک کاسکوں کا قتل عام کرنے کے بعد بر خان اپنے کچھ دستوں کے ساتھ اونق خان کے خیمے کی طرف گیا۔ اس کے خیمے میں اس وقت اس کا بوڑھا باپ دیوداد اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر بر خان نے اپنے ایک چھوٹے سالار سے خسر پھسر کی، جس پر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ دیوداد آگے بڑھا۔ دیوداد بیچارہ فکر مند ہو گیا تھا، گھبرا اٹھا تھا، وہ پہلے ہی لرز کانپ رہا تھا۔ اس چھوٹے سالار نے دیوداد کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا، خود اس کے پیچھے بیٹھا۔ اس کے بعد بر خان اپنے لشکر کو سمیٹ کر جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا تھا۔ اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ اونق خان جس وقت اپنے پڑاؤ کے قریب پہنچا اس وقت مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا، اور طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں اپنے پڑاؤ کے اندر لاشیں ہی لاشیں دیکھ کر اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنے پڑاؤ کے اندر آ کر اترا۔ چاروں طرف نوحوں، روتی آوازوں اور عورتوں کے بہن کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اونق خان پگھل کر رہ گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھا جب اس کے قریب آیا تب وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ ہمارے پڑاؤ میں کیا ہوا؟ اس پر وہ بوڑھا طنزیہ انداز میں اونق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کاسک قبیلے کے سردار کے بیٹے، میں سب سے پہلے تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ گزشتہ شب کی تاریکی میں تم خود اور جنگاری قبیلے کا تکلا خان لشکر لے کر کہاں گئے تھے؟ اس بوڑھے کے اس سوال پر اونق خان چونکا تھا، کہنے لگا، ہم تو باشکیریوں پر شب خون مارنے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ باشکیریوں نے میری بہن کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر اس بوڑھے کے چہرے پر طنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، دوسروں پر شب خون مارنے سے پہلے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کا سامان کیا ہوتا۔ اگر تم دوسروں پر شب خون مار سکتے ہو تو دوسرے تم پر بھی شب خون مار سکتے ہیں۔ سن اونق خان، جس وقت تم باشکیریوں پر شب خون مارنے کے لیے چلے گئے تو تمہاری غیر موجودگی میں باشکیری ہم پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا سردار بر خان اپنے لشکریوں کے ساتھ آگے آگے تھا۔ وہ بھی کمال کا انسان ہے، اس نے ہمارے ہر جنگجو کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن جو ان کے سامنے ہتھیار اٹھا کر نہیں آئے ان سے اس نے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں، ایک کام کیا کہ وہ تمہارے باپ دیوداد کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس پر اونق خان چونکنے کے انداز میں کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جو تم سن رہے ہو، اس بوڑھے نے پہلے جیسے طنز بھرے انداز میں کہا تھا۔ اس بوڑھے کے ان الفاظ کے جواب میں اونق خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک طرف سے جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان اپنے سالاروں، قالمقوں کا سردار قیون، مانچو قبیلے کا سردار دورچی، سب اپنے اپنے سالاروں کے ساتھ ادھر ہی آ رہے تھے۔ سب نے پہلے کاسکوں کے قبیلے میں جگہ جگہ پھیلی لاشوں کو تعصب بھرے انداز میں دیکھا۔ پھر جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان اونق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں خبر ہوئی کہ رات تمہارے قبیلے پر کسی نے شب خون مارا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اس موقع پر اونق خان نے بڑی بے بسی اور جواب طلبی میں اپنے سامنے کھڑے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ بوڑھا جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان،
जिस कबीले पर ओना खान और तुम्हारा बेटा तकला खान शब खून मारने के लिए गए थे, उसी कबीले के सरदार बर खान ने कासिकों के पड़ाव को भी अपना हदफ बनाया। रात की तारीकी में वो आंधी और तूफान की तरह हमारे पड़ाव में दाखिल हुआ। हमारे पड़ाव में जिसने भी अपने आप को हथियार बंद करके उसका मुकाबला करना चाहा या उसके सामने आया, उसे उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसका किरदार का कमाल यह है कि उसने ना बच्चों पर हाथ उठाया, ना औरतों पर, ना बूढ़ों पर और ना उन जवानों पर जो उसके सामने हथियार उठाकर नहीं आए। क्या हमारे कबीलों में कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकता है? हम जिस कबीले पर भी हमलावर होते हैं, सबसे पहले उनकी औरतों को उठाते हैं, उनके बच्चों बूढ़ों को ज़िबा करते हैं और जवानों को बुरी तरह कत्ल करने के बाद जो बच रहे उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं, फिर उन्हें बेचकर रकम हासिल करते हैं। ओना खान, तुमने बर खान के बाप और उसके अहले खाना को कत्ल किया था। उस मौके पर इंतकाम की खातिर बर खान अगर यहाँ के मुसल्ला जवानों के अलावा बूढ़ों को भी कत्ल कर देता तो उस पर कोई हरफगिरी नहीं आ सकती थी, लेकिन उसने किसी बूढ़े पर हाथ नहीं उठाया। फिर देखो, तुम्हारे बाप को वो उठाकर ले गया है। अब हम नहीं जानते तुम्हारे बाप के साथ वो क्या सलूक करेगा। क्या तुम बाशगिरियों से अपने बाप की रिहाई का सामान नहीं करोगे? उस बूढ़े कासिक की उस गुफ्तगू का कोई जवाब ओना खान के पास नहीं था, लिहाजा चुप सा हो रहा। उस मौके पर जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान ओना खान के करीब हुआ और तफक्कुरात भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ कि जिस काम के लिए तुम गए थे उसका क्या हुआ? तुम्हारे कबीले पर तो बाशगिरी सरदार बर खान ने शब खून मारा और चारों तरफ लाशें बखेर दी। उसका इंतकाम हम उससे जरूर लेंगे, लेकिन पहले ये कहो कि जिस मुहिम पर तुम और मेरा बेटा तकला खान गए थे उसका क्या हुआ? जवाब में ओना खान शर्मिंदगी का एहसास करते हुए कहने लगा, ओसो खान, हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। गो हमारे पास खासा बड़ा और जरार लश्कर था और मैं और तुम्हारा बेटा तकला खान बड़ी तैयारी और हर तरह से लेस होकर बाशगिरियों की तरफ गए थे। हम बाशगिरियों के पड़ाव में भी दाखिल हुए। उस वक्त उनके पड़ाव की अजीब हालत थी। खेमे दो हिस्सों में नस्ब किए गए थे और बीच में खुला रास्ता रखा गया था और उस रास्ते पर जगह जगह मशलें रोशन थी, जबकि खेमों के अंदर तारीकी थी। दरअसल मैं और तुम्हारा बेटा तकला खान बाशगिरियों के इस तरीका जंग को समझे नहीं। जब हम पड़ाव से जरा अंदर गए तो खेमों के अंदर से जंगजू निकले और हम पर हमला कर दिया, और ये हमला हमारे दाएं जानिब से हुआ था। हमने हमलावरों को कमाल हिम्मत और जुर्रतमंदी से रोका और करीब था कि हम उन हमलावरों को काटते हुए उनका खात्मा कर देते कि पुष्ट की जानिब से अचानक तकबीरें बुलंद करता हुआ एक और लश्कर नमूदार हुआ और उसने पुष्ट की तरफ से हमें काटना शुरू कर दिया था। इस तरह मेरा और तकला खान का लश्कर दो तरफा बर्बादी में पिसने लगा था। मैं और तकला खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पुष्ट पर हमलावर होने वालों का भी मुकाबला करें, लेकिन हम नाकाम रहे और पुष्ट की तरफ से हमलावर होने वालों ने हमारे साथियों को काटते हुए बड़ी तेजी से हमारे लश्कर की तादाद कम करना शुरू कर दी थी। फिर हमारे सामने हमारी शिकस्त और नाकामी जब साफ तौर पर दिखाई देने लगी, तब हम भाग खड़े हुए। भागने के दौरान तुम्हारा बेटा तकला खान न जाने किधर गया। वो मुझसे जुदा हो गया और मैं अपने बचे कुचे साथियों को लेकर अभी थोड़ी देर हुई यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान जब रुका तब बेपनाह गुस्सा और गजबनाकी का इजहार करते हुए जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान कहने लगा, अगर तो बाशगिरियों ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है तो उसका हिसाब मैं उनसे जरूर लूंगा, और अगर उन्होंने मेरे बेटे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है तब मैं उनसे अपना बेटा वापस मांगूंगा, और अगर उन्होंने ना दिया तो फिर मैं देखूंगा कि वो कब तक इन इलाकों के अंदर रोजी और रिज़्क की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। ओना खान, जिस वक्त तुम शिकस्त उठाकर भागे, क्या तुमने देखा उस वक्त मेरा बेटा कहाँ था? ओना खान ने उस मौके पर झूठ बोला, कहने लगा, वो मेरे करीब ही दुश्मन से बरसरे पैकार था। बड़े जरी अंदाज और जुर्रतमंदी से बाशगिरियों पर हमलावर हो रहा था, लेकिन जब हम दोनों को शिकस्त अपने सामने दिखाई दी तब हमने उसे कबूल किया और भाग खड़े हुए। हो सकता है बदहवासी में वो किसी और समत भाग गया हो और थोड़ी देर तक अपने कबीले में वापस आ जाए। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में इस बार वहशी कालमक कबीले का सरदार कोयून बोल उठा, ये बाशगिरी कबीले का सरदार बर खान तुम्हारे बाप को उठाकर ले गया है, तो इसका क्या करोगे? ओना खान दुख भरे अंदाज में कहने लगा, पहले तो मैं बाशगिरियों से अपने बाप को वापस लेने के लिए जोर डालूंगा, और अगर उन्होंने। ओना खान यहीं तक कहने पाया था कि मांचू कबीले का सरदार दूरची दुख भरे अंदाज में कहने लगा, इन बाशगिरियों ने तुम्हारी बहन अलजाए को वापस नहीं किया था, तो तुम्हारे बाप को क्या वापस करेंगे? इस पर ओना खान कहने लगा, अलजाए का मामला और है। अलजाए ने अपनी मर्जी से वहां कायम कर रखा है और अपनी मर्जी ही से वो अपने कबीले से भागकर उधर गई थी, और फिर अब तक जो खबरें मिली हैं उनके मुताबिक वहां पहुंचकर उसने न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया है बल्कि वो बर खान को पसंद भी करने लगी है। ये बातें मुझे अपने एक मुखबिर ने बताई हैं। हो सकता है उनमें हकीकत या सच्चाई ना भी हो, तब भी मैंने अपने मुखबिरों से ये बात सुनी जरूर है।
लिहाजा मेरे बाप का मामला मेरी बहन अलजाए खातून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलजाए अपने कबीले से खुद भागकर पहले करगीजियों के यहाँ गई और करगीजियों से वह बाशकिरियों में मुंतकिल हो गई। अब तक जो उससे मुतालिक खबरें हमें मिली हैं वो यही कि जब पहली बार करगीज उसे बरखान के कहने पर उठाकर ले गए थे और वो चंद रोज तक बाशकिरियों की बूदोबाश, या दूसरे मानी में ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो बरखान के सलूक या उसकी जात की किसी और सिफत से मुतासिर हुई हो और उसकी तरफ माइल हुई हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है कि अलजाए खातून अपने कबीले से बरखान की तरफ भाग कर गई थी। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान रुका। उसके बाद बेपनाह गुस्सा और गजबनाकी के इजहार में वो दोबारा कह रहा था, अगर ऐसा ना होता तो जिस वक्त मैंने अपने कबीले के 3 सरकर्दा आदमियों को उसे लाने के लिए भिजवाया था तो उनके साथ वो चली आती। जिस तरह मुझे उन 3 आदमियों ने बताया है उसके मुताबिक बरखान को यह खबर ही ना थी कि अलजाए खातून ने उसके कबीले में कयाम कर रखा है, इसलिए कि अलजाए खातून ने उसके कबीले में दाखिल होने से पहले चंद हफ्ते करगीजियों के यहाँ गुजारे, जहाँ उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम भी तब्दील कर लिया और अलजाए से वो सोफियान हो गई। चूंकि वो सोफियान के नाम ही से बाशकिरी कबीले में रिहाइश इख्तियार कर चुकी थी, लिहाजा बरखान को ये खबर ना हुई कि हकीकत में वही अलजाए खातून है। बहरहाल अगर मेरी बहन अलजाए वहाँ बेबस होती, मजबूर होती, उसे करगीजो बाशकिरी जबरदस्ती उठाकर ले गए होते, तो जिस तरह बरखान ने अपने खेमे में उसे मेरे 3 कासिदों के सामने पेश किया था और मेरे कासिदों से कहा था कि अलजाए खातून से पूछ लो, अगर ये जाने के लिए तैयार है तो उसे तुम्हारे साथ रवाना कर दिया जाएगा। इस पर जो जवाब मेरी बहन अलजाए खातून ने दिया था वो यकीनन हमारे लिए हौसला शिकन है। उसने कहा था कि कासिक बुद्ध मत हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, लिहाजा कासिकों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ना मैं वापस जाकर उनके अंदर रह सकती हूँ। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इन सारे हालात व अवामिल को सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बाप का मामला मेरी बहन अलजाए खातून से मुख्तलिफ है। अलजाए खातून रात की तारीकी में अपने कबीले से भाग कर चली गई थी, लेकिन मेरे बाप को तो बरखान उठा कर ले गया है और ये एक ऐसा फेल है जिसके लिए बरखान के लिए कोई माफी नहीं। उसका इंतकाम मैं उससे जरूर लूंगा। बरखान अगर इन सरजमीनों में ये ख्याल करने लगा है कि वो नाकाबिले तस्खीर है, कोई उसे जेर नहीं कर सकता, तो ये उसकी भूल है। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान रुका, कुछ सोचा, दोबारा वो दूसरे कबाइल के सरदारों और सालारों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, आप लोग जानते हैं कि रूस की मुमलिकत में जंगारियों, कालमक और मांचू आबाद हैं और उनसे हम सब के राब्ते और ताल्लुकात भी हैं, लिहाजा वो कबाइल हमारे दस्तो बाजू हैं। अब मैं सबसे पहले 2 कदम उठाऊंगा। पहले तो अपने आदमी बाशकिरियों के यहाँ रवाना करूंगा और बाशकिरी सरदार बरखान से अपने बाप को तलब करूंगा। उसने अगर मेरे बाप को वापस भेज दिया तो कुछ अरसा हम तैयारी करेंगे। उसके बाद बाशकिरी ही नहीं, दूसरे मुसलमान कबाइल पर भी ऐसी होलनाक और तबाहकुन जंग मुसलत करेंगे। कई इलाकों में नई चरागाहों की तलाश में रहना तो बहुत दूर की बात। मुसलमान खाना बदोश कबाइल इन इलाकों में कायम तक नहीं कर सकेंगे और अगर बरखान ने मेरे बाप को वापस करने से इनकार कर दिया या अपने बाप और अपने अजीजों अकारिब का इंतकाम लेने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया, तब भी बरखान और उसके साथी कबाइल को बड़ी होलनाकी और बर्बादी और तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान जब रुका तब कालमक कबीले का सरदार कोयून बोल उठा, और अगर इसके बावजूद भी हम बरखान या उसके हिमायती कबाइल पर काबू ना पा सके तब? ओनक खान मुस्कुराया और कहने लगा, तब भी हमारे पास एक रास्ता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि रूसी इलाकों के अंदर हमारे अजीजों रिश्तेदार कबाइल जंगारियों, कालमक और मांचू आबाद हैं। उनसे हम राब्ता कायम करेंगे और उनके जरिए रूस के हुक्मरान से इल्तमास करेंगे कि इन इलाकों में मुसलमान ताकत और कुव्वत पकड़ते जा रहे हैं, और अगर रूस ने बर वक्त उन पर हमलावर होकर उनकी सरखूबी ना की तो इन इलाकों में शेबानी खान की कमानदारी में आने वाले दौर में वो मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी जो रूस के लिए मुसीबत का बायस बन सकती है। मेरे ख्याल में रूस के सामने जब हम अपने ये नजरियात पेश करेंगे तो रूसी हुकूमत और उनका बादशाह जरूर मुतासिर होगा। चुनाचे हम उनसे कहेंगे कि रूसी हमारी माली और अस्करी मदद करे और इसी मदद के जरिए हम इन इलाकों में मुसलमान खाना बदोश कबाइल का सफाया करके रख देंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओनक खान खामोश हो गया। उसकी खामोशी पर जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान बोल उठा, इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला, मेरा सबसे बड़ा दुख और गम यह है कि मेरे बेटे तकला खान का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। मेरे दिल में खदशात भी उठ रहे हैं कि कहीं मुसलमानों ने उसे गिरफ्तार ना कर लिया हो, और अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो मेरे ख्याल में मुसलमान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि वहाँ अलजाए खातून का कयाम है।
اگر الجائے خاتون کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے قبیلے سے بھاگ جانے کے بعد اس کے بھاگنے میں اس کی بہن اور اس کی ماں کو ملوث پایا گیا تھا، لہٰذا ان دونوں کو تقلا خان نے قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ تقلا خان سے الجائے خاتون کو منسوب کر دیا گیا تھا، لہٰذا اپنی عزت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے الجائے خاتون کی بہن اور ماں کو قتل کر دیا۔ اگر الجائے خاتون اس سے باخبر ہے تو پھر میرا بیٹا تقلا خان اگر گرفتار ہو چکا ہے تو بچ نہیں پائے گا۔ الجائے خاتون اس سے اپنی ماں اور بہن کا بدلہ ضرور لے گی اور باشکیریوں سے کہے گی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے میں باشکیریوں اور دوسرے مسلمان قبائل کے خلاف حرکت میں آتا رہوں گا۔ جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان، کالمک قبیلے کا سردار قیون جب تک بولتے رہے، مانچو قبیلے کا سردار دورچی چپ بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تب وہ اوسو خان، قیون، اونق خان اور وہاں بیٹھے دیگر سرداروں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، صاحبو، اب تک جو تم نے گفتگو کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی ہے۔ اپنی جس کمزوری کی طرف میں تم سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اس کمزوری کی طرف اب تک تم میں سے کسی کی نظر نہیں گئی۔ کیا تم میں سے کسی نے یہ بھی سوچا کہ جس وقت اونق خان اور تقلا خان دونوں ایک خاصا بڑا لشکر لے کر باشکیریوں پر شب خون مارنے کے لیے گئے تو باشکیریوں نے اپنے پڑاؤ کی حیت کیوں بدل دی؟ جیسا کہ اونق خان بتا چکا ہے کہ ان کے خیمے دو حصوں میں تقسیم تھے، بیچ میں ایک خاصا چوڑا راستہ چھوڑا گیا تھا جس کے اطراف میں مشعلیں روشن کر دی گئی تھی اور خیموں کے اندر اندھیرا اور سکوت تھا۔ اب میں اونق خان سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو کیا اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ خیمہ گاہ میں اندھیرا کیوں ہے؟ خیموں کے اندر جو راستہ رکھا گیا ہے اس پر روشنی کیوں کی گئی ہے اور پھر خیمہ و خلوت گاہ کی حیت کو کیوں بدلا گیا ہے؟ حالانکہ خانہ بدوش قبائل کے اندر خیمے نصب کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کچھ خیمے دائیں کچھ بائیں نصب کر کے بیچ میں ایک شاہراہ کی صورت میں راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اونق خان اور تقلا خان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اسی وقت انہیں چونک جانا چاہیے تھا اور اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں یہ ان کے خلاف جال تو نہیں بن دیا گیا، اور پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ روشنی صرف راستے پر ہی ہو رہی ہے، خیموں کے اندر تاریکی اور چپ ہے، تو اس پر بھی انہیں چونکنا چاہیے تھا کہ باشکیریوں کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، اس کے اندر کسی ماں کے لوری دینے، کسی بچے کے روتے، کسی گھوڑے کے ہنہنانے، کسی دوسرے جانور کی آوازیں کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ کیا اتنے بڑے خانہ بدوش قبیلے میں رات کے وقت چپ ہو سکتی ہے؟ قبیلے کے اندر رات گئے تک کسی نہ کسی خیمے میں کسی نہ کسی کی آواز تو ضرور ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ جب اونق خان اور تقلا خان نے باشکیریوں پر شب خون مارا تو اس وقت باشکیریوں کے پڑاؤ میں نہ کوئی عورت تھی، نہ بوڑھا، نہ بچہ، سب کو نکال کر انہوں نے دوسرے قبائل میں منتقل کر دیا تھا، اور ان کی خیمہ گاہ میں مسلمان قبائل کے چیدہ چیدہ جنگجو تھے جو اونق خان اور تقلا خان پر حملہ آور ہوئے اور ان کی بربادی، ان کے قتل عام اور ان کی شکست کو یقینی بنا دیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اور اس سے بھی حیرت ناک بات یہ ہے کہ جس وقت اونق خان اور تقلا خان باشکیریوں پر شب خون مار رہے تھے، عین اسی لمحے باشکیریوں کا سردار برق خان کاسکوں پر رات کی گہری تاریکی میں شب خون مار رہا تھا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارے لوگ ہماری اہم خبریں باشکیریوں یا دوسرے مسلمان قبائل تک پہنچاتے ہیں، یا یہ کہ مسلمانوں کے جاسوس اور طلایہ گر ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد اور ہمارے اندر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری ہر حرکت، ہمارے پل پل کی خبریں برق خان اور اس کے ساتھی سالاروں تک پہنچاتے ہیں؟ اونق خان، جس وقت تم اور تقلا خان شب خون مارنے کے لیے گئے تھے اس وقت تمہیں اپنے قبیلے کے تحفظ اور جوابی حملے کا انتظام اور انصرام ضرور کرنا چاہیے تھا۔ اونق خان، تم جانتے ہو کہ ماضی میں تم نے برق خان کے قبیلے کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا، اس کے قبیلے کے ان گنت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، حتیٰ کہ تم نے برق خان کے ماں باپ اور اس کے دوسرے قریبی عزیزوں تک کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ لہٰذا تمہیں محتاط ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم شب خون مارنے کے لیے نکل سکتے ہو تو کوئی دوسرا تم سے انتقام لینے کے لیے تم پر بھی شب خون مارنے کا سامان کر سکتا ہے۔ اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا، جہاں تم اور تقلا خان باشکیریوں پر شب خون مار رہے تھے وہاں برق خان کاسکوں کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کر رہا تھا۔ اب گویا برق خان نے کاسکوں سے اپنے قبیلے کے نقصان کا انتقام لے لیا ہے۔ اب اگر باشکیری اونق خان تمہارے باپ کو واپس کر دیتے ہیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ جواب میں اونق خان بھپرے ہوئے، خوفناک، خوک کسا، غضب آور غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا رد عمل کیا ہونا ہے؟ میں تو زندگی بھر ان باشکیریوں ہی نہیں دوسرے مسلمان قبائل کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو مل کر میرے قبیلے کا قتل عام کیا ہے، میں نے اس سے پہلے باشکیریوں کا وہ قتل عام تو نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باشکیری میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مرنے والوں میں برق خان کے ماں باپ اور دوسرے قریبی عزیز و اقارب بھی تھے، لیکن جو نقصان میرے قبیلے کا ہوا ہے وہ اس نقصان سے بہت زیادہ ہے جو میرے ہاتھوں باشکیریوں کو ہوا تھا۔ اونق خان جب خاموش ہوا تب جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان
اونا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونا خان، اپنے باپ کی رہائی کے لیے ابھی اور اسی وقت قاصد روانہ کرو، اس طرح تمہارے باپ کی رہائی کے متعلق بھی گفتگو ہو جائے گی، اور اگر میرے بیٹے کو باشکریوں نے گرفتار کر لیا ہے تب اس کا بھی مجھے کچھ عطا پتہ معلوم ہو جائے گا، اور میں بھی تقلا خان کو باشکریوں سے مطالبہ کرنے کے قابل ہوں گا کہ میرے بیٹے کو واپس کر دیا جائے، ورنہ تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اس پر اونا خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ لوگ بیٹھیں، آج رات کا کھانا سب مل کر اکٹھے ہی کھائیں گے اور اپنے مستقبل سے متعلق صلاح و مشورہ کریں گے۔ میں اپنے قبیلے کے 2 معزز آدمیوں کو باشکری قبیلے میں روانہ کرتا ہوں اور ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے باپ کو واپس کر دیں، اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر میرے باپ کو واپس نہ کیا گیا تو پھر دریائے وولگا سے کوہستان تھان شان کے دروں کے درمیان، جہاں ہم نئی نئی چراگاہوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، خون ہی خون، تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی بکھر کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد اونا خان اٹھا اور ایک طرف چلا گیا تھا۔ اس نے 2 قاصد اپنے باپ کی رہائی کے لیے باشکریوں کی طرف روانہ کر دیے تھے، اور پھر پہلے کی طرح دوسرے قبائل کے سرداروں اور سالاروں کے پاس بیٹھ کر وہ مستقبل کے لاہ عمل اور منصوبہ بندی سے متعلق گفتگو کرنے لگا تھا۔